Good morning, students. So in today's lecture, we will be discussing the project estimation model. Process estimation model. Before that, we have in the previous lecture we have already discussed the decomposition techniques and the other estimation techniques. So let's begin with the lecture. Now today we will discuss process-based estimation. The most common technique for estimation of project is to base the estimate on the process that will be used. तो सबसे अच्छा एक कॉमन टेक्निक जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है किसी भी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए वो ये है कि हम अपने प्रोसेस के बेस को एस्टिमेट करें. अगर हम अपने प्रोसेस के बेस को एस्टिमेट कर लेंगे एंड इफ वी आर maintaining the accuracy, then we are able to estimate the project also. That is, the process is decomposed into relatively small set of tasks and the effort required to accomplish each task is estimated. अब उसमें क्या होगा, वही चीज होगी जो हमने अभी डिकम्पोजिशन टेक्निक में पढ़ी थी कि जो प्रोसेस होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा रिलेटिवली. तो इसके अंदर भी जैसे हमने डिकम्पोजिशन टेक्निक में पढ़ा था, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि प्रोसेस को डिकम्पोज करेंगे इन द रिलेटिव स्मॉल सेट ऑफ टास्क. ठीक है, जो सेम पैटर्न के टास्क होंगे, जिनका सेम नेचर ऑफ टास्क होगा, उनको हम एक उसमें करके स्मॉल स्मॉल टास्क में हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे और फिर ईच टास्क के जो भी हमारे टास्क बन के आएंगे उनका हम एस्टिमेट करेंगे. लाइक द प्रॉब्लम बेस्ड टेक्निक्स, प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन बिगिंस विद द डिलिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्कोप. अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म फॉर ईच फंक्शन. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट स्कोप्स होता है उसके जो हम प्रोजेक्ट का स्कोप बनाएंगे, जो भी हमारे लिमिटेशंस होंगे, उससे हम एक सॉफ्टवेयर फंक्शंस को डिवाइड क्रिएट करेंगे और सॉफ्टवेयर फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हम उनको प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन परफॉर्म करेंगे. तो सीरीज ऑफ प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म फॉर ईच फंक्शन. सो बेसिकली दिए है मेल्डिंग द प्रोसेस प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा है कि एक कॉमन प्रोसेस फ्रेम एक्टिविटीज है जिसमें कस्टमर कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस है और इंजीनियरिंग है. तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा जब भी सॉफ्टवेयर एसडीएलसी मॉडल हम लोगों ने पढ़ा ही है. एसडीएलसी मॉडल में वही है, पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जो रिस्क एनालिसिस होती है वो करते हैं और फिर जो इंजीनियरिंग होती है, जो भी हम कोडिंग पार्ट होता है वो करते हैं. अब ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं अपना कॉलम का पार्ट. अब हम बात करते हैं रोज में हमारे क्या है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क है. सबसे पहले है प्रोडक्ट फंक्शन, टेक्स्ट इनपुट, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, ऑटोमेटिक कॉपी एडिट, पेज लेआउट कैपेबिलिटीज, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग एंड टीओसी, फाइल मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन. तो बेसिकली ये कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क है. तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट और प्रोसेस में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं. तो फंक्शंस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज may be represented as a part of table similar to the one presented in the figure. तो जो हमारी प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस की जो एक्टिविटी है वो इस तरीके से हम टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि इस फिगर के अंदर दर्शाया गया है. फाइन. So once the problem function and process activities are melded, the planner estimates the effort that will be required to accomplish each software process activity for each software function. तो जैसे ही हमारा ये प्रोसेस और फंक्शन जो एक्टिविटीज हैं वो हमारी जब क्रिएट हो जाती हैं, टेबल फॉर्म में हम बना लेते हैं, तो जो प्लानर होता है वो एस्टिमेट करता है एफर्ट्स को, विच इज नथिंग बट द पर्संस पर मंथ जो कि जरूरत पड़ेगी जिसको अकम्प्लिश करने के लिए सॉफ्टवेयर फंक्शन को एक्टिविटीज को सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज को अकम्प्लिश करने के लिए. तो जो भी एस्टिमेट होगा वो प्लानर उसको करेगा. दीज डेटा कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल मैट्रिक्स ऑफ द टेबल इन द फिगर. तो ये जो डेटा कलेक्ट होगा और जो क्रिएट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल मैट्रिक्स ऑफ द टेबल. एवरेज लेबर रेट्स, दैट इज जो हमारी लेबर होगी, तो इसमें हमारी लेबर क्या है, जो भी हमारे कोडर्स हैं, ठीक है, जो कोड लिखेंगे और जो भी हमारी टेक्निकल टीम होगी वो लेबर है, तो उसकी एक लेबर रेट होगी जो कि होगी कॉस्ट पर यूनिट एफर्ट. ठीक है, आर देन अप्लाई टू द एफर्ट एस्टिमेटेड फॉर ईच प्रोसेस एक्टिविटी. उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट एफर्ट के हिसाब से कितना एफर्ट जो होगा एस्टिमेट, मतलब कितना एफर्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है फॉर ईच प्रोसेस एक्टिविटी, उसके हिसाब से ईच एंड एवरी प्रोसेस एक्टिविटी का एक एस्टिमेट लगाया जाएगा. इट इज वेरी लाइकली द लेबर रेट विच विल
vary for each task. But obviously है कि किस तरह का हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं या किस तरह की हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, डेटाबेस की अगर कर रहे हैं तो उसका एक अलग तरीके से जो लेबर होगा उसका रेट अलग होगा. अगर कोई मान लीजिए HTML कोड ही लिख रहा है तो उसका लेबर रेट अलग होगा. कोई मान लीजिए अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा है, लाइक सपोज पाइथन में काम कर रहा है या डेटा साइंस कर रहा है या प्रिडिक्शंस कर रहा है, तो उनके लेबर रेट अलग होंगे. Senior staff heavily evolved in the early activities are generally more expensive than the junior staff involved in the later design task. But obviously कि जो senior staff होगा वो highly involved होगा जो हमारी early activities हैं. मतलब early activities के मतलब customer communication है, planning है, risk analysis है. इसके अंदर तो जो senior staff होंगे वो होंगे. और जो कि but obviously जो senior staff होगा वो but obviously कि more expensive होगा junior staff से. और जो जूनियर स्टाफ है वो हमारा डिजाइन टास्क, कोड जनरेशन और अर्ली टेस्टिंग में इन्वॉल्व होगा. ये हम लोग हम लोगों ने जब ह्यूमन रिसोर्स डिस्कस किया था उसमें हम लोग इस चीज को देख चुके हैं. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट. कॉस्ट एंड एफर्ट फॉर ईच फंक्शन एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटी आर कंप्यूटेड एज द लास्ट स्टेप. अब हर फंक्शन और सॉफ्टवेयर प्रोसेस की एक्टिविटी का कॉस्ट और एफर्ट जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है कंप्यूट करने का. If the process-based estimation is performed independently for LOC or FP estimation, we now have 2 or 3 estimate for the cost and efforts that may be compared and reconciled. तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम प्रोसेस बेस्ड भी कर लें, LOC बेस्ड एस्टिमेशन कर लें, FP बेस्ड एस्टिमेशन कर लें, तो हम एक तरीके से हमारा एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बना सकते हैं. इन तीनों के एस्टिमेट को कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम एक रिकंसाइल करके कुछ एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ ये हमारा एक क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिकल एस्टिमेशन होगा जो कि काफी कुछ एक्यूरेसी की और पॉइंट आउट कर रहा होगा. If both sets of estimates show reasonable agreement, there is a good reason to believe that the estimates are reliable. If on the other hand the results of these decomposition techniques show little agreement, further investigation and analysis must be conducted. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी रीजनेबल एग्रीमेंट होगा इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के जो आउटकम्स आएंगे वो रिलेटिवली काफी क्लोज होंगे एक दूसरे से, तो बहुत ही रिलायबल एस्टिमेट बनेगा. और अगर वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो आउटकम है वो इतना अच्छा नहीं निकलेगा तो ये भी हो सकता है कि हम फर्दर उसको आगे इन्वेस्टिगेट करें और उसको एनालिसिस करें. क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका एस्टिमेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर ये पार्ट ठीक है, प्लानिंग हम कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम लोग डायग्राम्स या डायग्राम्स बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको एस्टिमेट करना मतलब हर एफर्ट को, हर पर्सन को उसका पूरी तरीके से उसको जस्टिफेबल अमाउंट ऑफ सैलरी अगर उसको मिलेगी, अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, तभी जाके वो सॉफ्टवेयर जो होगा सक्सेसफुली अकम्प्लिश होगा. क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का चाहे वो नौकरी कर रहा हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, सबसे जो एनकरेजिंग फैक्टर होता है, जो इंस्पायरिंग फैक्टर होता है वो होता है सैलरी. ठीक है, तो अगर सैलरी उसको उसके काम के मुताबिक मिलेगी तो वो पूरी तरीके से अपना बेस्ट आउटपुट देगा और वो अच्छी तरीके से काम करेगा. लेकिन अगर उसको ढंग से सैलरी उसके काम के हिसाब से नहीं मिलेगी तो वो ढंग से काम नहीं करेगा. तो यही एक फर्क है. इसलिए एस्टिमेशन जो होता है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, whatever the software we are developing. So now this is the one chart. ठीक है, estimate of efforts तो किस तरीके से हम कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, ये कस्टमर है, कस्टमर कम्युनिकेशन, यहाँ हम प्लानिंग करते हैं, ये रिस्क एनालिसिस है, इंजीनियरिंग है. इंजीनियरिंग के अंदर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, एनालिसिस और डिजाइन. फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, कोड एंड टेस्ट. और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर इवेल्युएशन किया है और उसके बाद यहाँ पे टोटल किया है. तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये DGCA 3DGCA ये मैंने आप लोगों को पिछले उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हम पिछला डिकम्पोजिशन टेक्निक हमने देखी थी. तो सेम वही कैट का जो सॉफ्टवेयर है उसी को हम यहाँ पे फिर से कंसिडर कर रहे हैं और उसमें फिर प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं. एस्टिमेट ऑफ एफर्ट इन पर्सन मंथ फॉर ईच software engineering activity are provided for each CAD software function, abbreviated for brevity. The engineering and construction release activity are subdivided into major software engineering tasks as shown in the figure. So these are the software engineering tasks. Gross estimate of the efforts are provided for the customer communication,
planning and risk analysis. So these are the customer communication, planning and risk analysis, and these are noted in the total row at the bottom of the table. So यहाँ पे at the bottom of the table we can conclude कि इसका total customer evaluation है वो क्या है. Horizontal and vertical totals provide as the indication of estimation effort required for analysis, design code and test. It should be noted that 53% of all effort is expended on the front end engineering task. तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे engineering task की बात कर रहा हूँ तो 45 plus 8 मतलब analysis का 8% और design का 45%. That will be when we add these two components it will become 53. तो जो 53% है वो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग टास्क के लिए ही एस्टिमेट हम लोगों ने लगाया है, जिसमें कि डिजाइन और एनालिसिस पार्ट आ रहा है. तो यही वो पार्ट होता है जो कि कोडर जो होता है वो करता है. तो इसको हमने 53% दिया, मतलब मोर देन 50%, इंडिकेटिंग द रिलेटिवली इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्क. सो आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि जो हमारा कोडिंग पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना मेन रोल प्ले करता है. उसके बाद जो टेस्टिंग और कोड होते हैं वो 10% के हैं, मतलब 20% उसके अंदर लगता है. तो मेन पार्ट जो होता है हमारा एनालिसिस और डिजाइन होता है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीमेंट बिटवीन एस्टिमेट इज पुअर. अब अगर एस्टिमेट अगर हमारा पुअर होगा तो क्या होगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अ रीवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड टू मेक द एस्टिमेट. वाइडली डाइवर्जेंट एस्टिमेट्स कैन ऑफन बी ट्रेस्ड टू वन और टू कॉजेस. ठीक है, तो इनके कुछ दो रीजंस है जिसकी वजह से एस्टिमेट हमारा पुअर हो सकता है. द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट एडिक्वली अंडरस्टूड और हैज बीन मिस इंटरप्रिटेड बाय द प्लानर. तो सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो हमने स्कोप डिजाइन किया है, जो हम लोगों ने लिमिटेशंस डिजाइन किए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो अच्छी तरीके से समझाए नहीं गए हों या समझे नहीं गए हों या फिर गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया हो प्लानर के थ्रू. तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है रॉन्ग एस्टिमेशन का. ये दूसरा कारण है प्रोडक्टिविटी डेटा यूज्ड फॉर प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक इज इनअप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेशन. ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन जो टेक्निक्स हम लोगों ने यूज किए हैं वो बहुत इनअप्रोप्रिएट हो, एब्सोल्यूट हो, मतलब कि कोई नो लॉन्गर आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हम कोई ऐसी प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो जो कि एब्सोल्यूट हो चुकी हो, जो कि आज की तारीख में काम ही नहीं आ गई आती हो, एंड हैज बीन मिस अप्लाइड, और जो गलत तरीके से अप्लाई हुई हो. So the planner must determine the cause of divergence and then reconcile the estimate. तो इसलिए हमेशा प्लानर को ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि कोई क्या है कॉज ऑफ डाइवर्जेंस, और उसको रिकनसाइल करके दोबारा उसको एस्टिमेट को बनाना पड़ता है. ठीक है, तो स्टूडेंट यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. एस्टिमेशन अगर हमारा ढंग से नहीं बनेगा तो हमारी टीम जो है जो उसके पीछे काम कर रही है उसको ढंग से सैलरी नहीं मिल पाएगी, उसके एफर्ट्स को ढंग से जस्टिफिकेबल अमाउंट उसको नहीं मिल पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो हताश हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, और ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? हमारा जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है उसकी पुअर परफॉर्मेंस को वो रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो जो हमारा आउटकम होगा वो उस हिसाब से नहीं आ पाएगा. सो बाय दिस आई एंड द लेक्चर. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन को पढ़ लिया है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट एम्पिरिकल मॉडल. ठीक है, एम्पिरिकल मॉडल्स क्या होते हैं, उसमें कोकोमो मॉडल को हम एक बार देखेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे. आई होप कि यू हैव ऑलरेडी studied the COCOMO model in your previous semester. In your, I think in third semester, you had this subject software engineering. Fine, third or fourth semester. So by this I end this lecture.